हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आपका एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही थी और उन्हीं क्लासों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 8th साइंस का जो 8वां चैप्टर है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो क्लास के साथ अंत तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड होता है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, निम्न कथन सत्य टी है अथवा असत्य एफ हैं। यानी यहां हमको देखना है कि अगर इन कथनों में से कोई कथन सत्य है तो उसके आगे हमको टी लिखना है, यानी टी पर सही टिक करना है, और एफ यानी गलत है तो उसके आगे एफ को टिक करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, इसी का पहला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव जो होता है, क्या उसमें एक ही कोशिका होती है? बिल्कुल सही बात है। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि एक कोशिकीय जो जीव हैं उनमें एक ही कोशिका होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसके आगे हम क्या लिख देंगे? टी लिखें। तो पहला प्रश्न का जो क है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और इसी वजह से इसके आगे हम क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। पेशी कोशिका है जो शाखान्वित होती है, क्या यह सही है? अरे भाई, पेशी कोशिका शाखान्वित नहीं होती है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? हम एफ लिख देंगे, यानी ये गलत हो जाएगा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो गया। बात करते हैं इसी के ग कि किसी जीव की मूल संरचना अंग है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। अरे नहीं, अंग थोड़ी होता है किसी जीव की मूल संरचना। तो यहां पर यह भी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एफ लिख देंगे, गलत हो गया इसलिए एफ लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा इसी का घ है कि अमीबा की आकृति अनियमित होती है। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमीबा जो होता है अनियमित आकृति का होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, यानी ट्रू आ जाएगा। तो देखिए पहला और चौथा तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा क्या हो गया? गलत हो गया। इस प्रकार ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 है कि मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है, यह भी हमको लिखना है। तो देखिए भाई, तंत्रिका कोशिका का चित्र तो यहाँ पे बना नहीं सकते, इसके कार्य के बारे में मैं जरूर बता सकता हूं आप लोगों को। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका का कार्य, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है? संदेश प्राप्त करती है और उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। चलिए मैं आप लोगों को तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र भी दिखा देता हूं। देखिए यह है तंत्रिका कोशिका, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तंत्रिका कोशिका का चित्र। तंत्रिका कोशिका है ये, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न 3 है कि निम्न पर संक्षिप्त नोट्स लिखिए। संक्षिप्त में नोट लिखने हैं किस किस में? देखिए, एक तो कोशिका द्रव्य के बारे में और कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके बारे में। तो चलिए दोनों को एक एक करके अपन बात करते हैं। पहले कोशिका द्रव्य के बारे में बात करेंगे, फिर केंद्रक के बारे में बात करेंगे। दोनों के कार्य भी साथ के साथ हम देख लेंगे। बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। देखिए पहला है
कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक या कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है जेली के जैसा पदार्थ होता है। जेली जो सिर में डालने की होती है, ऐसा लसलसा, और जो कोशिका झिल्ली केंद्रक के बीच में रहता है। बीच में तो क्या रहता है, केंद्रक रहता है, बाहर रहता है कोशिका झिल्ली। इसके बीच में जो होता है ये कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम इत्यादि। यानी इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी इकाई है, राइबोसोम है। ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न यौगिक मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका द्रव्य के जो विभिन्न यौगिक होते हैं 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये 4 तत्व हैं जिससे कोशिका द्रव्य के विभिन्न यौगिक होते हैं वो बने होते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक के बारे में। तो देखिए केंद्रक क्या है, कोशिका के बीच में एक गोलाकार संरचना केंद्रक पाया जाता है। यानी कोशिका के बीच में, अभी मैंने बताया केंद्र में संरचना होती है, उसको हम रचना जो होती है उसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक जो है कोशिका के बीचों बीच गोलाकार रूप में पाया जाता है। केंद्रक के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं पहले देख लीजिएगा। एक तो होता है केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली भी बोल दो या केंद्रकीय झिल्ली भी बोल दो, केंद्रीय द्रव्य। अगला होता है क्रोमेटिन और एक होता है केंद्रिका। अब इन चारों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं, देखते हैं चारों को एक एक करके। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली या केंद्रीय झिल्ली, सॉरी केंद्रीय झिल्ली क्या होती है, केंद्रक को घेरने वाला पतला सा आवरण केंद्रीय झिल्ली कहलाता है। फिर बात करते हैं केंद्रीय द्रव्य के बारे में। केंद्रीय द्रव्य क्या है, केंद्रकीय झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ केंद्रीय द्रव्य कहलाता है। केंद्रीय झिल्ली तो क्या होती है, केंद्रक को घेरने वाला पतला आवरण होता है। यानी जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है तो इसके बाहर जो आवरण होगा वो क्या होगा, केंद्रीय झिल्ली होगा। और केंद्रीय द्रव्य क्या होगा, केंद्रीय झिल्ली के अंदर मौजूद तरल जो होगा, ये बाहर की तरफ क्या बनाई अपन ने, केंद्रीय झिल्ली बनाई। और केंद्रीय झिल्ली के अंदर यानी केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाएगा वो क्या होगा, केंद्रीय द्रव्य होगा। तो चलिए बात करते हैं इसी के तीसरे की, क्रोमेटिन की। केंद्रक में उपस्थित महीन धागों यानी गुणसूत्रों के जाल को क्रोमेटिन कहते हैं। और यह आनुवंशिक पदार्थ है जो माँ बाप के गुण संतान तक ले जाता है। आनुवंशिक पदार्थों का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ अपने गुणों को जनक से संतति में पहुंचाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, केंद्रिका क्या होती है, केंद्रिका के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक केंद्रक में न्यूक्लिक अम्लों से बनी 1 या 2 केंद्रिका होती है और ये प्रोटीन का निर्माण करती है। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो ये है महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका जो कार्य है ये याद रखना है आपको कि केंद्रिका जो होती है प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। मुख्य बात ये है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं केंद्रक के कार्य की कि केंद्रक के क्या कार्य हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। केंद्रक क्या करता है, कोशिकीय कार्यों पर नियंत्रण करता है। कोशिका जो कार्य करती है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं कार्य करती है उनके कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। और माँ बाप के गुण बच्चों तक भेजता है। अभी हमने देखा था इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो इसलिए ये माँ बाप के गुणों को बच्चों तक भेजता है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में बात होती है कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, चौथा प्रश्न। प्रश्न 4 है कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। अरे भाई कोशिकांग कहां पाए जाते हैं, अभी अभी हमने देखा था ऊपर वाले प्रश्न में कि कोशिकांग जो होते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं कोशिकांग। और कोशिका द्रव्य कहां पाया जाता है, केंद्रक से तो बाहर की तरफ और कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ। ये जो तरल पदार्थ होता है ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ, बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न 5 के बारे में बात करते हैं। देखिए
प्रश्न 5 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे हाफ ईयरली में पूछा जाए चाहे ईयरली में पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको आप पढ़िएगा, इसको याद करिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिए उत्तर बात करते हैं। इधर तो है एक तरफ पादप कोशिका, इधर है जंतु कोशिका। देखो ये तो पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना पहले हम देख लेते हैं, फिर इसमें अंतर देखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए पादप कोशिका जो है इसमें केंद्रक किधर पाया जाता है, साइड में पाया जाता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक बीचों बीच पाया जाता है। देख रहे होंगे आप लोग, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है और एक ही होती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं अनेक पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण होता है दोनों का, लेकिन ध्यान दीजिए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक की बात हो गई, रिक्तिका की बात हो गई, कोशिका झिल्ली की बात हो गई, कोशिका द्रव्य की बात हो गई। तो कोशिका द्रव्य लगभग दोनों में सेम होता है। कुछ कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, कुछ कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, लगभग सभी कोशिकांग दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा पादप कोशिका में जो हरित लवक पाया जाता है प्लेस्टिड के अंतर्गत, वो हरित लवक क्या है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब इन दोनों के अंतर के बारे में बात करते हैं। इन दोनों के डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं 5 सेकंड का आप लोगों को समय दे रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं पादप और जंतु कोशिका के अंतर के बारे में। देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हम देखते हैं, तो इधर तो पादप कोशिका लिखा हुआ है, इधर जंतु कोशिका लिखा हुआ है, दोनों में एक एक करके हम अंतर देखेंगे। पहले देखिए पादप कोशिका में पहला अंतर क्या होगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, या बहुत अच्छा अंतर हम कह सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट आप मान लीजिएगा। यहां से भी छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। पादप कोशिका का दूसरा बिंदु है, इसमें प्लेस्टिड पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं पाए जाते हैं, जिनके बारे में अभी डायग्राम में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगला देखते हैं तीसरा, कि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती है। तो ये 3 मुख्य अंतर जो है आप लोगों ने यहां पर देख लिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। आप चाहो तो इन अंतरों का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या अंतर है ये हमको देखना है। तो देखिए साथ का साथ यहाँ पे दिया हुआ है, इधर यूकेरियोट्स हैं और इधर प्रोकैरियोट्स हैं, क्या अंतर है दोनों में ये हमको देखना है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। देखिए ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और जिनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है वो जीव क्या कहलाते हैं, यूकेरियोट्स कहलाते हैं। बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोट्स कोशिका कहलाती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें होती है वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर देखते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यूकेरियोट्स जो होते हैं उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं इन्हीं के तीसरी अंतर की। देखते हैं तीसरे अंतर में क्या है, दोनों के उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण है जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल को शॉर्ट में हम बोल देते हैं BGA,
यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। और इधर उदाहरण देखते हैं प्रोकैरियोट्स में जंतु तथा पादप कोशिका, प्लांट और एनिमल सेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं, और बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं यूकेरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर अगर पूछता है तो ये अंतर हम लिख सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है उन्हीं जीवों को हम प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि कोशिका में क्रोमोसोम, या इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, कहां पाए जाते हैं, उनका कार्य बताना है। कोशिका जो होती है, क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं और उनका कार्य भी हमको बताना है साथ में ही। देखिए कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जो होते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था, वहां पर आनुवंशिक पदार्थ के बारे में बात हमने की थी। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्रों के कार्य की अगर हम बात करें तो इनका कार्य होता है कि क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं। जीन जो होता है उसको धारण करते हैं। अब ये जीन क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थों को धारण करने की जो क्षमता होती है वो जीन में होती है, और जीन को धारण करता है कौन? क्रोमोसोम। और आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं क्रोमोसोम। ये इनका मुख्य कार्य होता है। तो देखिए यहां आप लोगों ने क्या देखा कि गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? मुख्य बात केंद्रक में। कार्य क्या है कि जो जीन होता है जीन को धारण करता है और आनुवंशिक गुणों और लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में यानी संतति में पहुंचाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न यह रहा आप लोगों के सामने। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, कैसे समझाना है हमको। भाई सजीव जो होते हैं उनमें कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये हमको समझाना है। तो देखते हैं एक जो सजीवों की कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कैसे है, हम देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु एवं पादप सभी जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। यानी प्रत्येक जीव जंतु और पादपों में क्या पाए जाते हैं? अंग तंत्र पाए जाते हैं। और प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का समूह है। एक समान मतलब एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाएं अगर एक जगह मान लो है, और ये समूह जो है पूरा क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और एक कोशिकीय जीव भी संपूर्णतः एक कोशिका के ही बने होते हैं। भाई आप लोगों को पता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आप जानते ही हैं कि एक कोशिकीय जीव तो क्या होते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। और बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है अनेक कोशिकाओं से बना होता है। यहां पर हमने देखा है कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कैसे ये समझना है? तो हमने देखा कि कोशिका जो शरीर होता है जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, किसका बना होता है? ये कुछ अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। अंग किससे बनते हैं? ऊतकों से बनते हैं। ऊतक कैसे बनते हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं जब एक जगह होती है तो उस समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक में क्या होती है? कोशिकाएं होती है। तो भाई बताइए कि ऊतक का निर्माण किससे हुआ? कोशिका से, सेल से ही तो हुआ। तो इसीलिए कोशिका क्या हो गई? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई हो गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए प्रश्न है कि बताइए कि क्लोरोप्लास्ट तथा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक जो होते हैं पादप कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं? अब बाएं से दाएं और अपन देखेंगे। देखिए यहां पर अभी प्रश्न आप लोगों ने देखा कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। आप लोगों ने देखा है कि पादपों में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। अरे भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पादपों में क्या पाया जाना जरूरी है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाना जरूरी है। अब ये मनुष्यों में यानी जंतु कोशिका में तो पाया नहीं जाता है। तो
अगर मान लो मनुष्य में पाया जाता तो मनुष्य क्या होता, धूप में जाके खड़ा हो जाता, भोजन बनता है, एनर्जी मिलती, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक है जो क्या करते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, पादप जो है अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, और जैसे अपन रोटी पकाते हैं वैसे ये रोटी नहीं पका सकते। लेकिन क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो होता है पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड ये एक वर्ग पहेली है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट ये है, दोनों तरफ के स्टेटमेंट है। 4 नंबर पर आपको लिखना है कि ये कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। तीसरा नंबर पर लिखा है कि कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान होता है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये तो है बाएं से दाएं ओर, यानी इधर से अपन इधर चलेंगे तो। अब ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग पहेली में, तो हमें लिखना है 2 नंबर पर ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और 1 नंबर पर लिखना है कि कोशिका झिल्ली में और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं इस वर्ग पहेली को भरने की। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम ये जो बाईं से दाईं तरफ के हैं इनको भरते हैं। इनमें पहला है कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। कौन होता है कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग? केंद्रक होता है। तो देखिए यहां पर ये इंद्र लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लिख देंगे केंद्रक। क्या लिख देंगे? केंद्रक लिख देंगे। देखो ये तो यहां लिखने में नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा है, तो ऊपर लिख के मैं आप लोगों को बता दूं क्या। देखिए केंद्रक, तो केंद्र, और यहां पर भी लिख देंगे हम कै। ठीक है, ये लिख दिया केंद्रक। अब चलिए तीसरे नंबर पर देखिए कि कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान। कोशिका द्रव्य के बीच का रिक्त स्थान जो है वो क्या है? कोशिका द्रव्य के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? अरे रिक्तिका कहलाता है ना। तो 3 नंबर पर देखिए ये कति लिखा हुआ है, तो यहां लिख देते हैं री और यहां लिख देते हैं का, तो बन गया रिक्तिका। ठीक है, अब 1 नंबर पर देखिए सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है? अरे कोशिका होती है। तो यहां पर देखो 1 नंबर पर क्या लिख दिया? को, फिर सी और का, ये आ गया कोशिका। अब देखिए ये तो हो गया बाएं से दाएं तरफ की ओर। अब देखते हैं दाएं से बाएं तरफ की ओर। भाई अभी जैसे मैं इसको बैक करूंगा तो ये सब हट जाएंगे, तो इन तीनों को तो आप लोग देख लीजिएगा। पहले कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, केंद्रक होता है कोशिका द्रव्य, और यहां 1 नंबर लिखा हुआ था ना, ये 4 नंबर है, ध्यान रखना सभी। कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको रिक्तिका कहते हैं। और सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, इनको हटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर 2 और लिखे ऊपर से नीचे कि नंबर 1 पर तो, नंबर 2 पर तो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? भाई हरित लवक आवश्यक है, अभी मैं लिखवा दूंगा ऊपर। और कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। तो इसमें लिखते हैं, देखिए ऊपर के तीनों आप लोगों को यहां पर मैंने फिर से लिख दिए हैं कि 4 नंबर पे केंद्रक, यहां 1 नंबर लिखा हुआ है, 4 कर लीजिएगा। 3 नंबर पे कोशिका द्रव्य के बीच रिक्तिका पाई जाती है, और 1 नंबर पर मूलभूत इकाई कोशिका होती है। अब बात करते हैं इनकी। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? 2 नंबर पर लिखा हुआ था, तो देखो हरि लिखा हुआ है और लास्ट में कै लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं हरित लवक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? हरित लवक होता है। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। तो देखिए को सी का, और यहां लिख देता हूं मैं द्रव्य। तो इस प्रकार आपकी वर्ग पहेली भी कंप्लीट हो गई। ऐसी वर्ग पहेलियां कंप्लीट करने से आपका जो
तैयारी है वो बहुत मजबूत होती है। तो आप लोग वर्ग पहेलियों को जरूर तैयार करें, जरूर से जरूर तैयार करें, ताकि आपकी जो तैयारी है मजबूत बने। तो देखिए सारी वर्ग पहेली के जो शब्द थे वो कंप्लीट हमने लिख लिए हैं। इधर बन गया केंद्रक, ये 4 नंबर है, यहाँ पे ध्यान रखना सभी। केंद्रक, हरित लवक, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य और कोशिका। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल में अवेलेबल करवा रहा हूं वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है या नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। बाहर जब भी निकलो मास्क का उपयोग जरूर करो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.